नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। मैं गौतम आर्य लेकर आया हूँ संस्कृत के धातु रूप। आज हम संस्कृत के धातु रूपों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम धातु रूपों को पढ़ते हैं तो इसमें हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि धातु कहते किसे हैं। धातु का अर्थ होता है क्रिया, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ब। ये देखो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया क्या होती है? खाना, पीना, सोना, जाना, ये सारी क्या हैं? क्रियाएं हैं। इन्हीं क्रियाओं के चलते संस्कृत में धातु रूपों का प्रयोग किया जाता है। तो हम सबसे पहले प्रयोग में देखेंगे पट धातु। ये एक धातु है जिसका अर्थ होता है पढ़ना। लट लकार, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लट लकारः। इसका अर्थ क्या होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के कार्य का पता चलता है। क्रिया पूर्ण नहीं होती लेकिन क्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। उसी कंटिन्यू के चलते उस लकार का नाम क्या पड़ जाता है? वर्तमान काल। फिर आगे देखते हैं। वर्तमान काल के बाद आपको यहाँ कुछ रूप दिखाई दे रहे होंगे। देखो यहाँ पे रूप दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे पुरुष दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे वचन दिखाई दे रहे होंगे। तो जो पुरुष होते हैं वो कितने होते हैं संस्कृत में? 3 पुरुष होते हैं। ये पहला प्रथम पुरुष होता है, दूसरा मध्यम पुरुष होता है और तीसरा उत्तम पुरुष होता है। सबसे पहले हम प्रथम पुरुष की बात करते हैं। तो प्रथम पुरुष जो होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? संज्ञावाची शब्दों के लिए। किसके लिए किया जाता है? संज्ञा। अब संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब ये प्रथम पुरुष जो दिखाई दे रहा है उसमें संज्ञावाची शब्द आएंगे। या तो किसी का नाम, जैसे राम, श्याम, गीता, बबीता, रश्मि, कुछ भी, किसी भी प्रकार के नाम आ सकते हैं। और उसके बाद जो मध्यम पुरुष है, और इस प्रथम पुरुष में भी 3 कंडीशन है। जब एक पर्सन आएगा तो एक वचन का प्रयोग होगा, जब 2 व्यक्ति आएंगे तो द्विवचन का प्रयोग होगा, और जब वो 3 या 3 से अधिक व्यक्ति आएंगे तो उसके लिए हमेशा किसका प्रयोग होगा? बहुवचन का प्रयोग होगा। तो फिर दूसरा आता है मध्यम पुरुष। दूसरा कौन सा आता है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? मध्यम पुरुष जो होता है उसमें तुम शब्द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तुम शब्द का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष किसके लिए प्रयोग होता है? तुम शब्द का। जब तुम शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष के लिए किया जाता है तो उसमें भी 3 कंडीशन बनती हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जब एक व्यक्ति की बात करेंगे तो प्रथम पुरुष होगा, एक वचन होगा। जब 2 व्यक्तियों की बात करेंगे तो द्विवचन होगा, और जब 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों की जब हम बात करेंगे तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग होगा। तो ये हुआ मध्यम पुरुष। अब तीसरा कौन सा है? उत्तम पुरुष है। यहाँ उत्तम पुरुष दिखाई दे रहा है। उत्तम पुरुष में क्या होगा? उत्तम पुरुष में हम अर्थात मैं, जब हम खुद की बात किसी से करते हैं तो उसके लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष में भी आपको 3 प्रकार की बातें मिलेंगी, जिसमें पहला आएगा प्रथम पुरुष, पहला आएगा एक वचन, दूसरा आएगा द्विवचन, और तीसरा जो है वो आएगा बहुवचन। जब एक अकेले एक पर्सन की बात की जाएगी तो प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। जब हम 2 व्यक्तियों की बात की जाएगी तो उसके लिए द्विवचन का प्रयोग होगा, और जब हम बहुत सारे अर्थात 3 या 3 से अधिक हो जाएंगे तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। अब हमको ये देखना है कि जो पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठथा, पठत, पठामि, पठावा, पठामा, ये जो इस प्रकार के रूप दिखाई दे रहे हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पठ जो है वो क्या है? जो पठ दिखाई दे रही है वो क्या है? एक धातु है, ठीक है। और इसके अंतिम में जो ती लगा हुआ है, ये जो ती लगा हुआ है वो क्या है? वो ती जो दिखाई देता है वो क्या है? एक प्रत्यय है। तो धातु और प्रत्यय के निष्कर्ष से बनकर के ये पूरा पठती जो रूप दिखाई दे रहा है वो सिद्ध हुआ है। तो अब हमको क्या करना है? एक धातु को चलाना है, और ऐसी ही कम से कम 1000 धातुओं को किस प्रकार से हम चला सकते हैं, किस प्रकार से हम उनको वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार की जो क्षमता है वो क्षमता हमें एक धातु को समझ करके 1000 धातुओं के रूप हम किस प्रकार से चला सकते हैं वो सीखना है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया कुछ लोग कहते हैं कि ट्रिक जैसी बता दीजिए। तो ट्रिक क्या होती है? इसके अंतिम में जो प्रत्यय लगे हुए हैं, ती, तह, अंति, सी, था,
आमी, आवा, आमा। इस प्रकार से जो इनके अंतिम जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों को अगर हम याद कर लेंगे थोड़ा छोटा छोटा है, ती, ता, अंति, सी, था, आमी, आवा, आमा। इस प्रकार से जब हम उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो हमको वाक्यों को बनाना और लकार अर्थात जिसे हम काल कहते हैं उस काल को समझने में हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं पठ धातु को देखते हैं। पठ का मतलब होता है पढ़ना। जब हम एक व्यक्ति की बात करेंगे तो पठ और पठति किसके लिए प्रयोग होगा? सह अर्थात भय के लिए प्रयोग होता है अथवा किसी नाम के लिए, जैसे राम, रामः पठति, राम पढ़ता है। पठति की जगह हम कर देंगे गच्छति, रामः गच्छति, राम जाता है ना। तो पठ धातु को हमने ती के साथ लगाया तो रूप क्या बन गया? पठति बन गया। जब हमने पठ धातु को ता प्रत्यय के साथ लगाया तो रूप क्या बन गया हमारा? पठतः बन गया। इस प्रकार से रूप बन जाता है। लेकिन जब हम अंति के साथ पठ को लगाते हैं तो क्या बन जाता है? पठन्ति। इस प्रकार से वो रूप सिद्ध हो जाता है। फिर हम जब मध्यम पुरुष में आते हैं जो सी प्रत्यय है उसके साथ हम पठ धातु को लगाते हैं तो बन जाता है पठसी अर्थात तुम पढ़ते हो। इस प्रकार से वाक्य बन जाता है। फिर हम मध्यम पुरुष में जाते हैं तो मध्यम पुरुष में था है, पठ धातु के साथ जैसे ही हम था शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या बन जाएगा? पठथः। इस प्रकार से रूप बन जाएगा। फिर उसके बाद हम एक और जब हम उत्तम और मध्यम पुरुष के बहुवचन में जाते हैं तो वहाँ पे था है जिसमें विसर्ग नहीं है, जो बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए जब हम पठ धातु के साथ था को लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? पठथः। इस प्रकार से बन जाएगा। फिर जब हम उत्तम पुरुष में जाते हैं तो पठ धातु के साथ आमी लगाते हैं तो क्या बन जाता है? पठामी। इस प्रकार से बन जाता है। फिर हम दूसरा बनाते हैं द्विवचन, पठावः, पठामः। इस प्रकार से हम सभी रूपों को चला लेते हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? अब हमें ये करना है, यहाँ इस पुस्तक में सबसे नीचे की जगह पे हम जाएंगे तो हमें यहाँ बहुत सारी धातुएं दिखाई देंगी। जैसे हंस, हंस का मतलब होता है हंसना। चल, चल का मतलब होता है चलना। खेल, खेल का मतलब होता है खेलना, है ना। फिर खाद, खाद का मतलब होता है खाना। फिर आगे आती है पा, पा अर्थात पीना, है ना। इसके बाद अगली आती है पिव, दृश्य, दृश्य का मतलब होता है देखना अर्थात दृश्य के रूप चलते हैं तो कभी कभी पश्य भी हो जाता है और कभी कभी दृश्य भी रहता है। फिर उसके बाद आता है धाव अर्थात दौड़ना, पत अर्थात गिरना, भ्रम अर्थात घूमना, है ना। लिख अर्थात लिखना, इस मतलब चाहना, इच्छा करना। इस प्रकार से मिल अर्थात मिलना। ये बहुत सारी धातुएं हैं। इन सभी धातुओं के छोटे छोटे रूपों को हमें बढ़ा करके क्या करना है? वाक्यों में प्रयोग करते हुए लट लकार, लंग लकार, लृट लकार, लोट लकार, इन सभी लकारों में प्रयोग करना है और इनके वाक्यों को बनाना है। उसके साथ ही साथ जैसे हम एक धातु ले लेते हैं अभी हस धातु। हस धातु को हम पट धातु की तरह किस तरह से चला सकते हैं? पट था, पट को हमने यहाँ से कट किया, सब जगह हमने पट को कट कर दिया, यहाँ भी 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 कर दिया, यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। जब हम पट को यहाँ कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या कितना कितना बचेगा? ती, तहा, अंति, सी, था, आमी, आवा, आमा। इस प्रकार के जो प्रत्यय बचे हैं वो सिर्फ प्रत्यय हमारे पास बचेंगे। अब हमको क्या करना है? पट की जगह हमको हस लगाना है। तो हस था, हस में हमने जैसे ही ती लगाया तो रूप क्या बन गया हमारा? हसती। इस प्रकार से बन जाता है। फिर हमने यहाँ पे ता शब्द छोड़ा था, हमने यहाँ फिर दोबारा हमने हंस लिया, फिर हंस में हमने ता प्रत्यय को जोड़ दिया तो हमारा रूप क्या बन जाता है? हसता। फिर हमने यहाँ पे आगे चलते हैं, हस धातु है, हस में हमने अंति लगाया तो क्या बन गया? हसंती। इस प्रकार से रूप बन जाता है। और इसी प्रकार हस प्लस सी बराबर हससी, है ना। फिर हस प्लस था बराबर हसथ है। फिर और एक और फिर हस प्लस था बराबर हसथ। इसके बाद फिर यह नीचे चलोगे, हस प्लस आमी बराबर हसामी। इस प्रकार से रूप बन जाएगा। फिर यहाँ हसावह और आगे क्या लिख देंगे? हसामह। इस प्रकार से रूप यहाँ पे सिद्ध हो जाएंगे। तो आज हमने लट लकार के बारे